नमस्कार। मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें जीएम सरसों की जो वैरायटी है उसे जीएसी ने मंजूरी दी है। उसके क्या मायने हैं, क्या फायदे हैं, क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके वैज्ञानिक जवाब हैं, उन्हीं सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ एक बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर केसी बंसल। प्रोफेसर केसी बंसल एक जेनेटिस्ट हैं और बड़े साइंटिस्ट हैं। वो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के सेक्रेटरी हैं। इसके पहले वो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के डायरेक्टर रहे हैं। और इसके साथ ही जो सरकार का एक प्रोजेक्ट था ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। प्रोफेसर बंसल, रूरल वॉइस के कार्यक्रम रूरल डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल यहीं से शुरू करूंगा क्योंकि ये एक बहुत चर्चित मुद्दा हो गया है जब से सबके सामने आया। 25 तारीख की शाम को रात में जो जीएसी के रिकमेंडेशन है उनको रिलीज किया गया। रूरल वॉइस ने भी इस मसले पर लगातार खबरें की। सो ये जो जीएम मस्टर्ड है, जो टेक्नोलॉजी है और जो फैसला हुआ है, इस पूरे विषय को आप थोड़ा सा हमें समझाइए, इसके मायने क्या है। सबसे पहले मैं हमारी भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने करीब 20 साल के बाद इतना बड़ा फैसला लिया है जो कि किसानों के हित में है। फैसला ये है कि जो जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड है उसको उगाने के लिए एक एनवायरमेंटल रिलीज का गवर्नमेंट ने फैसला दिया है और मंजूरी दी है। और ये जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जो हमारे यहाँ प्रोफेसर दीपक पेंटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उनकी टीम ने इसको तैयार किया है और उस टेक्नोलॉजी द्वारा उन्होंने एक जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड बनाया है। और इस हाइब्रिड बनाने की बहुत सख्त जरूरत थी और अब ये जो मंजूरी मिल गई है उससे पैदावार ज़्यादा बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है। और पैदावार हमें ज़्यादा बढ़ानी इसलिए भी बहुत जरूरी हो गई थी कि हम जो हमारे भारतवर्ष में जो प्रोडक्टिविटी लेवल से जो उत्पादकता है हमारे मस्टर्ड की खास करके वो करीब 1.3 टन पर हेक्टेयर है। और जबकि बाकी देशों में वो प्रोडक्टिविटी लेवल 2 या 2.5 टन पर हेक्टेयर भी है जो कि ऑलमोस्ट डबल है। तो उसके बढ़ाने के लिए हमारे पास विकल्प एक ही बचता था कि हम जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड को अगर मंजूरी मिलती है तो और ये हाइब्रिड किसानों तक अगर पहुंचता है तो हम उसकी पैदावार, उसकी उत्पादकता बहुत बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ चलते हम लोग जो हमारा बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल्स को, उसमें बहुत कमी आ सकती है। और उसकी बहुत सख्त जरूरत भी है कमी लाने की, क्योंकि हम लोग 1 लाख करोड़ एनुअली फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर बंसल, जो ये आपने बताया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर है जेनेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर जो रिसर्च की जो फॉर्मर वीसी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीपक पेंटल, उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको मंजूरी मिली है, जिससे ये एक जो नई प्रजाति जो जीएम किस्म सरसों की तैयार हुई है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या तकनीक है, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, कौन से जीन्स इस्तेमाल हुए हैं और वो क्या काम करते हैं। ऐसा है कि मस्टर्ड सरसों एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है जिसमें हाइब्रिड बनाना संभव नहीं हो सकता है आसानी से। और सेल्फ पॉलिनेटेड का मतलब ये है कि जो सरसों का फूल है उसमें ही दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। और हमें हाइब्रिड बनाने के लिए इन दोनों को अलग अलग पौधों पर लेना पड़ता है। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो फीमेल है उसको एक प्लांट में रखा गया है और मेल को किल कर दिया गया है। वो होता है बार्ने जीन के द्वारा। बार्ने जीन एक आरएनएज एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम पर्टिकुलरली उस हिस्से में जाके काम करता है जो हिस्सा पोलन को डेवलप करने में सहायता करता है या उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। अब उसमें अगर वो आरएनएज को हम एक्सप्रेस करते हैं, बनाते हैं उस फ्लावर के उस हिस्से में,
तो वो जो टेपिटम लेयर जो हिस्सा है जो पोलन को मदद करता है उसको बढ़ने में, वो किल हो जाता है, वो मर जाता है, तो उसे पोलन नहीं बन पाता ठीक से और पोलन डीजनरेट हो जाता है। पोलन डीजनरेट होने का मतलब ये कि उसमें जो मेल पार्ट था उसको हमने खत्म कर दिया और उस पौधे में और फूल में सिर्फ फीमेल पार्ट रहा। वो तो एक हिस्सा है, बार्नेज जीन द्वारा ये होता है। दूसरे में क्या होता है, अब दूसरे प्लांट में भी उसी तरह की कहानी है, उसमें दोनों हैं हमारे पास, फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। अब उस प्लांट से हम खाली मेल पार्ट को लेते हैं और इस फीमेल पार्ट सिर्फ जो पौधा है उसके साथ हम उसको फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन दूसरे पौधे में एक जीन दूसरा डाला गया है, वो जो कि बारस्टार जीन है। वो बारस्टार जीन का फंक्शन ये है कि जब हम पोलन वहां से लेकर आएंगे इस फीमेल में प्लांट में, जिसमें हमने ऑलरेडी पोलन को मार दिया है, उसमें पोलन बनेगा ही नहीं या डिजनरेट हो जाएगा, तो फिर भी लेकिन हमें जो F1 हाइब्रिड जो चाहिए वो फर्टाइल होना चाहिए। तो इसमें वो बारस्टार जीन डाला गया है जो कि उस बार्नेज के फंक्शन को खत्म कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है उसके फंक्शन को। तो इससे हमारे पास अब दो अलग अलग तरह के पौधे आते हैं तैयार, एक जिसमें सिर्फ फीमेल है, मेल नहीं है, दूसरे में मेल है लेकिन उसके साथ में वो जीन भी है जो कि एक फर्टाइल सीड F1 में बनने की क्षमता रखता है। तो इन दोनों को जब क्रॉस किया जाता है मेल और फीमेल को, और जो F1 हाइब्रिड बनता है उसको हम बार्नेज बारस्टार बेस्ड टेक्नोलॉजी पर वो हाइब्रिड बनता है और वो हाइब्रिड ज्यादा फर्टाइल होता है और ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। उस हाइब्रिड को लगाने से 25 से 30% की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। ये प्रोफेसर बंसल, जैसे आपने कहा कि ये एक प्रोसेस आपने समझा है कि इसमें जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो कैसे इसमें की गई है और उसका उद्देश्य क्या है। सवाल है कि जो ये नई वैरायटी आई है जिसको DMH11 कहा है उसको, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं जो क्लेम किए गए हैं कि जैसे आपने भी कहा कि 25% उत्पादकता बढ़ जाती है, तो इसको हम कितना ऑथेंटिक ले सकते हैं और इसके क्या मायने हैं, और हमारी जो बाकी जो हाइब्रिड की क्योंकि किस्में सरसों में भी उपलब्ध हैं उनमें और इसमें क्या अंतर होगा? नहीं, इसके मायने ये हैं कि ये जो हाइब्रिड है इसको कई सालों तक जो BRL1 और BRL2 जैसे GAC के प्रक्रिया के हिसाब से उनको टेस्ट किया गया है। राजस्थान में टेस्ट किया गया है, पंजाब में टेस्ट किया गया है, IRA न्यू दिल्ली में भी टेस्ट किया गया है। और ये सारा काम जो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है पूरा रेपसीड मस्टर्ड का भरतपुर में, उन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। और ये क्लेम बिल्कुल सही है कि जो वरुणा जो नेशनल चेक जो वैरायटी है उसकी प्रोडक्टिविटी उनको मिली करीब 1.8 टन पर हेक्टेयर, और जबकि इसकी प्रोडक्टिविटी मिली उनको 2.4 टन पर हेक्टेयर के करीब, जो कि 25 से 30% ज्यादा है ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। और ये अलग अलग सीजन्स में और अलग अलग लोकेशंस पर इसको टेस्ट किया गया है। और जो बाकी हाइब्रिड्स बनते हैं वो इतने आसानी से नहीं बन पाते हैं, उनकी जो स्टेरिलिटी होती है, जैसे बताया मेड स्टेरिलिटी, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती है, वो ओवर टाइम फर्टिलिटी उसमें आ जाती है, तो वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। और ये जो सिस्टम जो प्रोफेसर दीपक पेंटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन्होंने बनाया है, ये बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम है, ऑलरेडी वेल टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये कनाडा में 25 साल पहले इसी टेक्नोलॉजी द्वारा उन्होंने कैनोला के हाइब्रिड्स बनाए हैं, जो कि आज करीब 90% एरिया उस कैनोला हाइब्रिड इस टेक्नोलॉजी के तहत जो बने हुए उसी में ग्रो किए जा रहे हैं उस 90% एरिया में, और करीब 25 साल से। और यही नहीं, सिर्फ USA ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी उस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। तो ये जो क्लेम किए गए हैं ये बिल्कुल सही है, और ये खुशी है कि हमें इसलिए मंजूरी मिली है। और अब उनको जो मंजूरी मिली है तो हाइब्रिड को मिली है, DMH11 को, और दूसरा जो उनके पेरेंटल लाइन्स हैं जो मैंने समझाया, बार्नेज लाइन है, बारस्टार लाइन्स हैं, उनको भी ग्रो करने की मंजूरी मिली है, ताकि उनको अब आगे आप और भी किसी दूसरी वैरायटी में डाल सकें और नए हाइब्रिड्स बना सकें। ये जो GAC ने अपनी अभी सिफारिशें की हैं, इसके बाद का क्या स्टेटस है? हम वस्तु स्थिति को किस तरह देखें, फ्यूचर में अगला स्टेप क्या हो सकता है, और ये जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है और इससे जो हाइब्रिड तैयार हुई है उसको सही मायने में अगर किसानों तक वो कब तक प्रैक्टिकली पहुंच पाएगी, उसकी उपज कब तक हासिल हो सकती है?
मुझे लगता है आने 2 साल के बाद, आने वाले 2 सालों में जो स्टडीज करनी होंगी, जैसे जीएसी ने जो रिकमेंड किया है, जी। आईसीआर की देख में जो स्टडीज होंगी, वो स्टडीज पूरी हो जाएंगी। और जो अभी मटेरियल अवेलेबल है उस ग्रुप के पास जिन्होंने इस ट्रांसिंग टेक्नोलॉजी को तैयार किया है, जो जीएम हाइब्रिड DMH11 का जो मटेरियल उनके पास है, उससे करीब 100 डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाई जा सकती हैं आईसीआर की देख में। मटेरियल को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और कुछ एक और स्टडी जो कि जीएसी ने एक महत्वपूर्ण स्टडी के लिए भी जो रेकमेंड किया है कि उसका इफेक्ट हनी बी पर भी स्टडी किया जाए, जबकि ऐसा कोई दुष्प्रभाव हनी बी पर नहीं पड़ता है। ये स्टडी ऑलरेडी इसी ग्रुप में DMH11 द्वारा ही अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग जगह पर किया गया है, जैसे पंजाब में और दिल्ली में, और कोई ऐसा दुष्प्रभाव उस पर नहीं मिला है, कोई फर्क नहीं है। जी, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि जो इसका एक वर्ग विरोध कर रहा है, कुछ किसान संगठन भी हैं, कुछ एनजीओ भी हैं, और उनका कहना है कि ये जो वैरायटी है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये हमारी जो पारंपरिक जो किस्में हैं सरसों की, उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालेगी और उसको बाहर कर देगी। इसके साथ ही इस तरह का भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको ये डिस्टर्ब करेगा। जो आपने जिक्र किया है कि हनी बीज के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो ये जो इस तरीके का जो सवाल उठ रहा है वो कितना साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से उस तथ्य को आप किस तरह देखते हैं, कितना जायज है या उसमें कितना दम है? ये साइंटिफिकली ये सही नहीं माना गया है इस चीज को। ऑलरेडी स्टडीज हो गई हैं, इसलिए मैं ठीक से कह सकता हूं इस चीज को कि दो चीजें हैं यहाँ। एक तो ये कि जो हम दुष्प्रभाव की बात करते हैं पोलन के द्वारा, जी। इस तो ये है कि पोलन, ये जो हाइब्रिड है, वो पोलन किसी दूसरे वैरायटी में भी जाके मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये एक्चुअली इसी ग्रुप ने इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो पिछले सालों में उन्होंने ये दिखाया है कि या तो दो वैरायटी उसी स्पीशीज की आप अगर क्रॉस करें तो उसमें कोई वो पोलन ट्रांसफर नहीं होता है, जो जैसे वो स्टडी किया है। और इंटरस्पेसिफिक भी अगर हाइब्रिड्स बनाने की आप कोशिश करें उसमें भी वो पोलन ट्रांसफर नहीं होता है। उन्होंने करीब 9-10 स्पीशीज के साथ इसको टेस्ट किया है। और दूसरी बात है कि ये पोलन क्या हनी बीज पर कोई बुरा इफेक्ट डालेगा? ये ऐसी स्टडीज पहले जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में हो चुकी हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया कि उसमें कोई दुष्प्रभाव हनी बी पर नहीं पड़ता। अब मैं आपको साइंटिफिकली कह रहा हूँ कि ये प्रूवन है, वो इसलिए मैं आपको एक तथ्य बताने वाला हूँ ये कि ये जो प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से अगर इफेक्ट पड़ सकता है वो है बार्नेज प्रोटीन। और ये बार्नेज प्रोटीन जैसे मैंने पहले आपको बताया उस फ्लावर के हिस्से में ही खाली इसको बनाया गया है कि वो पोलन को डेवलप करने के लिए रोकता है। तो ये पोलन में ये प्रोटीन की मात्रा है ही नहीं, ये टेस्ट किया गया है। या बार्नेज लाइन में जो फीमेल लाइन है, बार स्टार लाइन जो मेल लाइन है, उन दोनों में इस बार्नेज प्रोटीन की मात्रा 0 है। तो इसलिए इसका दुष्प्रभाव हनी बी पर पड़ने, पोलन खाने से पड़ने से कोई नहीं होने वाला है। और ये स्टडी अच्छी बात है कि जीएसी ने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग दोबारा इसको 2 साल के लिए करने के लिए कहा गया है। बट अभी तक की जो स्टडीज हैं हमारे इंडिया में या बाहर बिल्कुल क्लियरली ये इस चीज को शो करती हैं कि इसका हनी बी पर या हनी प्रोडक्शन पर या हनी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं है। कनाडा से जो हनी एक्सपोर्ट होता है वो बिल्कुल क्वालिटी हनी है और किसी ने आज तक उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है। और जो कि मोस्टली जीएम कनोला वहां जैसे मैंने आपको बताया इसी टेक्नोलॉजी द्वारा 90% एरिया में ग्रो कर रहा है। प्रोफेसर बंसल, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये इंडिजिनस नहीं है। दूसरा एक सवाल है कि एक ये भी है, जैसे हमने बात की नीति आयोग में भी कि उनका एक प्रिंसिपल था कि जब उनका एक उसके लिए नॉर्म है कि भाई अगर ट्रेडिशनल मेथड कामयाब नहीं है तो हम जीएम पर जा सकते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी इंडिजिनियस है तो जीएम पर जा सकते हैं। दो नॉर्म्स हैं। तो जो लोग इसको फेवर में है, जो अप्रूवल की बात है, उसमें ये दोनों मानक पूरे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी देसी नहीं है, मतलब इंडिजिनस नहीं है। तो इसको कैसे हम इसका क्या जवाब आपके पास है इस सवाल का?
नहीं, ऐसा है, इसमें जो दो जीन्स के जो कंस्ट्रक्ट हमें बनाने होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने से पहले, वो जो दो कंस्ट्रक्ट हैं वो दोनों इंडिजियसली डिजाइन किए गए हैं। उसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए एक अच्छे एक्सप्रेशन के लिए, अच्छा सिस्टम या टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, वो इस ग्रुप ने ये काम अपने यहाँ इंडिजिनसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया है। और उन जीन कंस्ट्रक्ट्स को जो इंडिजिनसली जो डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, उनको इन्होंने यहाँ पेटेंट भी किया है इंडिया में, और इवन बाहर उन्होंने यूएसए में भी पेटेंट किया है। वो पेटेंट तभी हो सकता है वो जब टेक्नोलॉजी आपकी अपनी है और आपने इसको प्रूव किया है कि इसके फायदे हैं, और वो टेक्नोलॉजी यूज करके इन्होंने अपनी वैरायटी में, इंडिया की अपनी वैरायटी में इन जीन्स को डाला है और ये हाइब्रिड बना। प्रोफेसर बंसल, एक सवाल और उठ रहा है कि क्या ये जीएम सरसों की जो वैरायटी है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है क्या? क्योंकि जिसे एक तरीके से एसटी कहा जाता है, उसमें वो जीन की लेकर के बात है कि ये जीन शायद हर्बिसाइड के लिए भी कारगर है, और अभी जो मंजूरी है उसमें हालांकि जीएसी ने कहा है कि अभी हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हर्बिसाइड को लेकर के, ग्लाइफोसेट को लेकर के कई तरीके के डेवलपमेंट अभी हैं। सरकार ने उसके उपयोग को रेस्ट्रिक्टेड भी किया है, अभी गजट नोटिफिकेशन आया है 3-4 दिन पहले। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है, और हर्बिसाइड का अगर इसमें इस्तेमाल होता है या किसी दूसरी क्रॉप में इस्तेमाल होता है तो उसके फायदे नुकसान क्या है? ऐसा है, इसमें मैं बहुत ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि DMH11 में दोनों पेरेंटल लाइंस में, इस हाइब्रिड के दोनों पेरेंटल लाइंस में बार जीन है जो हर्बिसाइड टॉलरेंस प्रोवाइड करता है जी। ये जो सरकार ने जो मंजूरी दी है वो हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए नहीं है, और ये सिर्फ एक हाइब्रिड है जो कि पैदावार बढ़ाने के लिए जो मंजूरी मिली है हाइब्रिड को, या उन दोनों पेरेंटल लाइंस को जिससे वो हाइब्रिड बनाया जाता है, और नए हाइब्रिड्स तैयार करने के लिए दोनों पेरेंटल लाइंस को जब यूज किया जाएगा, सिर्फ उसी काम के लिए मंजूरी मिली है। अब हर्बिसाइड जीन की इसमें जरूरत क्या पड़ी? हर्बिसाइड जीन की जरूरत इसलिए पड़ी कि ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जो हम हाइब्रिड बनाते हैं वहीं तक ये सीमित रहता है इसका यूटिलाइजेशन। जैसे बार्नेज जो लाइन है जिसमें हमने उसको मेल पार्ट को किल किया है, उसमें कल को कोई मेल पार्ट ना बने, ऐसे प्लांट्स को हमें निकालना होता है हाइब्रिड बनाने से पहले। तो ये हर्बिसाइड उस बार्नेज लाइन पर करीब 2 लीफ स्टेज 20-25 दिन की जब क्रॉप होती है उस पर स्प्रे किया जाता है, ताकि वही लाइंस आगे आए जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल जिसमें रहे और मेल स्टेराइल हो, ताकि उनको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए आसानी से यूज किया जा सके। इसका रोल सिर्फ वहीं तक सीमित है। जब ये हाइब्रिड बनकर तैयार हो गया, किसानों के खेत में जाएगा, वहां किसान लोग इसको लगाएंगे, किसी तरह का आपको हर्बिसाइड स्प्रे करने की कोई भी इच्छा नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है वो, क्योंकि हर्बिसाइड टॉलरेंस की मंजूरी नहीं मिली। और वो जो हम 25 या 30% ज्यादा पैदावार की जो बात कर रहे हैं उसमें भी हर्बिसाइड का कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में ये चीज, क्योंकि बहुत भ्रम उठ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि, और बड़ी अच्छी बात है। बाद में अगर हम सोचेंगे, जब लगता है कि हमारे लेबर की बहुत कमी है, खरपतवार को दूर करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, उसको अलग से मंजूरी लेने के लिए अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और फिर बाद में सरकार जैसा उस पर डिसीजन लेगी बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स, तो वो विषय बाद का है। अभी एट प्रेजेंट हमें इस चीज की के बारे में कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंस स्ट्रेट है या नहीं है, और हर्बिसाइड यूज करने से कितना फायदा नुकसान होगा, वो मुद्दा है ही नहीं इसका। तो ये एक तो आपने कहा कि ये सारा प्रोसेस इंडिजिनियस है, पेटेंटेड है, तो ये देसी नहीं है, इस तरह का बात एकदम उसका कोई आधार उस तरह से साबित नहीं होता। ये जब वैरायटी तैयार होती है, आपने कहा कि इतने बड़े लेवल पे सैकड़ों जगह इसका ट्रायल किया जा सकता है फर्दर जांच के लिए, तो ये आपको लगता है कि इसका एक बड़ा पक्ष है कि ये पब्लिक सेक्टर से आई है, और ये क्या पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक अंतर लोगों की धारणा को लेकर के रहता है? तो आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर इसको फर्दर आगे की जो स्टेजेस हैं उसी में आगे जाएगा और वो फायदेमंद रहेगा?
ये पब्लिक सेक्टर में भी जाएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। जी पब्लिक सेक्टर में जैसे कि ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि ये जो मटेरियल है पेरेंटल लाइंस का, ये फ्रीली सभी आईसीआर के इंस्टीट्यूट जहां भी रिसर्च हो रही है, ज्यादातर जैसे मैंने कहा भरतपुर में जो इंस्टीट्यूट है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो इसको फर्दर हाइब्रिड बनाना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी द्वारा, उनको ये फ्री में ये टेक्नोलॉजी मिलेगी और ये जो पेरेंटल लाइंस का मटेरियल है उनको मिलने की पूरी संभावना है, जो कि होगा नए हाइब्रिड्स बनाने के लिए। और दूसरा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो मटेरियल है, जो भी एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हुए ये प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। और मैं अपनी तरफ से पब्लिक और प्राइवेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारा देश हम लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से बढ़ानी है। हम अकेले सक्षम नहीं हो पाते हैं। उनके पास सीड प्रोडक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, जबकि पब्लिक सेक्टर में भी है। सीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वर्ल्ड में हमारा जो फॉर्मल सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन सिस्टम है इज वन ऑफ द बेस्ट। तो हमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से ही आगे बढ़ना है और हमें वो नए हाइब्रिड्स भी तैयार करने हैं जो कि 3 से 3.5 टन तक भी पर हेक्टेयर हमें पैदावार दे सके, और जो कि बहुत संभव है। जी प्रोफेसर बंसल, ये जो प्रोजेक्ट था जिसके जरिए ये टेक्नोलॉजी आई है, वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो एनडीडीबी हमारा एक संस्था है सरकारी, उसके जरिए इसकी फंडिंग हुई। तो उसका एक तरीके से ऑथेंटिसिटी और एक उसका एक ये भी है कि एक फायदा भी है। सो इस तरीके के प्रोजेक्ट क्या और भी है? क्योंकि आप जो जीएम क्रॉप्स का जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम और जीएम वैरायटीज को देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। इसीलिए मैंने जैसे पहले बताया अपनी खुशी जाहिर की, एंड आई एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड अगेन टू आवर ऑल पीपल दोज हु मैटर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये अब रास्ता खुल गया है और बहुत सी ऐसी कम से कम 10-12 क्रॉप्स में अलग अलग तरह के ट्रेड्स में जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, उनकी आने की संभावना बढ़ गई है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो एक स्ट्रिंजेंट बायोसेफ्टी सिस्टम जो है, रेगुलेटरी सिस्टम, वो हम समझते हैं अच्छे से काम कर रहा है और हमें नई दिशा में जाने के लिए और भारतवर्ष को दोबारा से इवन धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी जीएम क्रॉप्स भी आगे जाके जीनो मेरिटिंग को भी जो कुछ कैटेगरीज को मंजूरी दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें आत्मनिर्भरता पाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जहां तक हमारी खाद्य प्रोडक्शन का सवाल है, पर्टिकुलरली एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन और रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट का जहां तक सवाल है, हमें इसमें बहुत फायदा होने वाला है आगे 5 और 10 साल में आने वाला। प्रोफेसर बंसल, आपने रूरल डायलॉग में शिरकत की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि ये जो फैसला है जीएसी का, ये भारतीय कृषि का एक जो नक्शा है उसको बदल सकता है। हमने रूरल वॉइस के जरिए एक कोशिश की है कि ये तकनीक क्या है, इसके ऊपर किस तरह से फैसला लिया गया है, इसके मायने क्या हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उनके साइंटिफिक जवाब क्या हैं, और आने वाले दिनों में क्या दिशा जीएम फसलों को लेकर के बन रही है। इन्हीं सब चीजों को हमने इस कार्यक्रम में समाहित करने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।